नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे दिन भर की बड़ी खबरें और जुड़ेंगे उन खबरों पर अपने संवाददाताओं से भी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना दृष्टि पत्र जारी कर दिया। इस दौरान भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बीएस येदियुरप्पा समेत कई नेता मौजूद रहे। दृष्टि पत्र में भाजपा ने कई वायदे किए हैं, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा भी शामिल है। दृष्टि पत्र में कहा गया है कि बीपीएल परिवार को हर साल उगाड़ी, गणेश चतुर्थी और दीपावली पर 3 गैस सिलेंडर भी दिए जाएंगे। नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में किफायती, गुणवत्ता वाला और स्वस्थ भोजन देने के लिए अटल आहार केंद्र खोला जाएगा। पोषण योजना के तहत बीपीएल परिवार को हर दिन आधा किलो नंदिनी दूध और हर महीने 5 किलो श्री अन्न, श्री धन्य राशन किट मुहैया कराई जाएगी। दृष्टि पत्र में कहा गया है कि बेघरों के लिए 10 लाख मकान तैयार किए जाएंगे। SC/ST घरों की महिलाओं के लिए 10,000 रुपये की FD कराने का भी वादा किया गया है। सरकारी स्कूलों को विश्वस्तरीय मानदंडों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा। सीनियर सिटीजन्स को हर साल मुफ्त में हेल्थ चेकअप की सुविधा दी जाएगी। दृष्टि पत्र में कृषि पर सबसे ज्यादा जोर है। किसानों को बीज के लिए 10,000 रुपये देने का वादा किया गया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि घोषणा पत्र में कार्यकर्ताओं द्वारा काफी मेहनत और दृढ़ता से सुझाव प्राप्त किए गए और उनको शामिल किया गया है। This manifesto has not been formulated, drafted, or the content has not been created in any air-conditioned room. A due exercise has been done, and after a great amount of toil and perseverance by our workers who visited every nook and corner of the state, got these suggestions and connected to the thousands of hundred households that this content has been created, which is in the form of this manifesto. और साथ ही जेपी नड्डा ने बताया कि पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट मुख्य रूप से लगभग 6 विषयों पर केंद्रित है, जिसमें खाद्य सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा जैसे विषयों को शामिल किया गया है। We have talked about infrastructure, we have talked about health, we have talked about education, we have talked about social justice, we have talked about economic development, but here we have also taken care of historic steps to protect and revive the glorious culture of Karnataka and the Kannadigas. और इस बीच कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तुमकुरू में रोड शो किया। अमित शाह ने तुमकुरू जिले के गुब्बी में चन्नबगेश्वर मंदिर से लेकर सरकारी अस्पताल तक रोड शो किया। रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर जुटे। अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी आई तो मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण को फिर से लेकर आ जाएगी। हमारे येदियुरप्पा जी कर्नाटक के लिए ढेर सारा काम किया है। हमने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर मुस्लिम लिंगायत और SC का रिजर्वेशन बढ़ाया है। अगर कांग्रेस पार्टी आई तो सारा रिजर्वेशन लेकर फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन लाएगी। और गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तुमकुरू के तिप्तूर में भी रोड शो किया। तिप्तूर में IB सर्कल से पाई होटल तक अमित शाह ने रोड शो किया। रोड शो में भारी भीड़ दिखाई पड़ी। और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तुमकुरू के कोराटागेरे में आज एक रोड शो किया। रोड शो के दौरान भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी तुमकुरू में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का काम जनता के हित में काम करने का होता है। कर्नाटक में चुनाव है
और आपको अपनी सरकार बनानी है। सरकार का काम जनता को उनका पैसा देने का होता है। सरकार का काम शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में पैसा डालने का होता है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ कर्नाटक से चुनाव प्रचार के बारे में और तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। तुमकुरू ज्यादा दूर नहीं है शैलेंद्र, बेंगलुरु से लगभग 80 किलोमीटर के आसपास। आज लगता है तुमकुरू ही वो केंद्र था जहां पर बड़े नेताओं ने प्रचार के लिए चुना। जी देखिए, निश्चित तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में एक तरह से धुआंधार चुनाव प्रचार की रणनीति दिखाई दे रही है सभी दलों की। हम देख रहे हैं कि बीजेपी की रणनीति है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उनकी बारी बारी से जनसभाएं या फिर रोड शो अलग अलग क्षेत्रों में कराया जाए। कई जगह पर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जाते हैं, बाद में हम देखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे होते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होता है वहां पर हम देखते हैं बड़ा नेता फिर से उसके आसपास के इलाके में जाता है। तो दरअसल कोशिश ये है, प्रयास ये है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम कोई एक राज्य स्तर का नेता जरूर चुनाव प्रचार करे। केंद्रीय नेतृत्व से जो केंद्रीय नेता है वो ज्यादा से ज्यादा जगहों तक चुनाव प्रचार करें, उस रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। यही वजह है कि हमने देखा कि 2 दिन तक धुआंधार चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 2 रोड शो किया बेंगलुरु और मैसूरू में और कुल 6 चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कई और चुनावी जनसभाएं लगातार देखने को मिलेंगी और रोड शो भी देखने को मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभाएं हो, रोड शो हो, गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी जनसभाएं हो, रोड शो हो, जेपी नड्डा की चुनावी जनसभा हो, रोड शो हो, या बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, धुआंधार चुनाव प्रचार अलग अलग क्षेत्रों में एक तरह से दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी देख रहे हैं, अब राहुल गांधी चुनाव प्रचार में आ गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे तो लगातार प्रचार कर ही रहे हैं। और बात बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट पर अगर करें, कई सारी उसमें वादे किए गए हैं बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में, लेकिन हाईलाइट जिसे हम कहते हैं तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड और फिर गरीबों और किसानों के लिए कल्याण के कार्यक्रम। ये देखिए, आप 3 प्रमुख बिंदुओं को देख सकते हैं। हालांकि ये बताया गया है कि 6 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उसमें अगर आप मोटे तौर पर देखें तो एक विचारधारा से जुड़े जो मुद्दे हैं, कॉमन सिविल कोड हो, वो हम राज्य दर राज्य देख रहे हैं, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर रही है। दूसरी तरफ गरीबों को संबल देने की बात है, उसमें हम देख रहे हैं कि मोटा अनाज साथ में देने की बात कही गई है। इसके साथ ही साथ गरीबों को तमाम अन्य सुविधाएं देने की बात कही गई है। तीसरी बात यह है कि राज्य के विकास को, आधारभूत ढांचे को कैसे बेहतर आगे ले जाना है, उस पर किस तरह से कर्नाटक को विकसित राज्य बनाना है, बड़ी आधारभूत परियोजनाओं पर कैसे काम होना है, बेंगलुरु और उसके आसपास का विकास कैसे होना है, कैसे निवेश आकर्षित करना है, एफडीआई आकर्षित करना है कर्नाटक में, उन सब पर व्यापक स्तर पर एक देखें तो जिक्र किया गया है। उपलब्धियों का भी जिक्र किया गया है और आगे के विजन का भी जिक्र किया गया है, जो विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से। शैलेंद्र, अभी जब गृह मंत्री जनसभा को रोड शो के दौरान संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने खास तौर पर जो मुस्लिम आरक्षण वाला मुद्दा था उसको उठाया और वहां पर जिस तरह का रिस्पॉन्स, लोगों की जिस तरह से प्रतिक्रिया देखने को मिली, इससे लगता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 4% आरक्षण वाले मुद्दे को बिल्कुल पूरी जोर शोर से उठा रही है। निश्चित तौर पर बीजेपी का यह कहना है कि वो सभी वर्गों को लाभ सुनिश्चित करना चाहती है और यही वजह है कि जो 2% आरक्षण बढ़ाया गया है उसका फायदा हम जानते हैं कि लिंगायत और वकालगा समुदाय को मिलेगा, जो बहुत प्रभावी समाज माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर जेडीएस हो, वो जो मुस्लिम आरक्षण है 4%, उसे बहाल करने की बात कर रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि आरक्षण एक बड़े मुद्दे के तौर पर चर्चा में है। बीजेपी ने जो एक पहल की आरक्षण बढ़ाने को लेकर, खासतौर पर जो वंचित लोग हैं जिनको और लाभ मिलना चाहिए, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि वो एक बड़ा फैसला चुनाव पूर्व हमने देखा, उसकी पहल बीजेपी सरकार की तरफ से की गई थी और घोषणा पत्रों में
आप देखें तो फिर जो बीजेपी ने कहा है उसके खिलाफ आप देखें कांग्रेस और जेडीएस का घोषणा पत्र जो है वो जरूर इस बात का चर्चा है। तो ये एक मुद्दा जरूर है आप कर्नाटक के चुनाव में कहें। कांग्रेस और जेडीएस के घोषणा पत्रों का आपने जिक्र किया, उनके प्रचार का भी और उनके मुद्दों का भी जरा जिक्र कर दें कि वो किन मुद्दों को विपक्ष वहां पर प्रमुखता से उठा रहा है। देखिए, कांग्रेस और जेडीएस के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो उन्होंने अपने घोषणा पत्रों में एक तरह से देखे कि एक दूसरे से मेल खाते हैं। हालांकि कुछ मोटे विषयों पर देखें तो सभी दलों ने कुछ वादे किए हैं, कुछ दावे किए हैं, लेकिन सबसे जो अहम बात है, कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है वो गारंटी, आप हम देख रहे हैं पिछले कुछ चुनावों से वो गारंटी देने का वादा करते हैं कि वो अगर सत्ता में आए। और बीजेपी ये सवाल उठाती है कि दरअसल कांग्रेस सत्ता में आ नहीं रही है, लिहाजा यही वजह है कि कोई भी गारंटी और कोई भी वादा वो कर सकती है। तो 5 प्रमुख गारंटी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दी है। मुफ्त बिजली की बात की है, एक सीमित यूनिट तक इस तरह से, और गृहिणियों को पैसा देने की बात की है। बीजेपी ने सवाल भी उठाया था कि दरअसल कोई ब्लूप्रिंट सामने नहीं रखा है, कोई एक तरह से रूपरेखा सामने नहीं रखी है कि कैसे इस वादे को पूरा किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को यह पता है कि वो सत्ता में आने वाली नहीं है। तो हम उस तरह से देख रहे हैं कि अलग अलग दल जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे कर्नाटक चुनाव को लेकर जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, और अगली बड़ी खबर राजधानी दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के रेनोवेशन पर खर्च हुए पैसे को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमले कर रही है। अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के पास आज भाजपा कार्यकर्ता धरना पर बैठे और वो लगातार सिलसिलेवार धरना करेंगे। भाजपा ने यह आरोप लगाया है कि कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 2020 से लेकर 22 के दौरान अपने आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से सीएम केजरीवाल के आवास को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। और रजनीश त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रजनीश, ये जो शीश महल, ऑपरेशन शीश महल में पहले 45 करोड़ रुपए के खर्च की बात आई, वो भी नियमों को तोड़ करके या उसमें भी हेरा फेरी करके, और उसके बाद अब ये भी खबर आ रही है कि 7-8 बंगलों को तोड़ करके मुख्यमंत्री के लिए आवास बनाया जा रहा है और कुल मिलाकर के करीब 2 दर्जन 23 बंगले को एक्वायर करने की भी बात सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी का इस पर क्या कहना है? देखिए, आम आदमी पार्टी तो अभी तक लालचंद खुल के नहीं आई है। हालांकि जब भी कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश उठाती है तो इसका काउंटर हमेशा आम आदमी पार्टी करती है, लेकिन इस मामले को लेकर अभी तक कोई ऐसा आधिकारिक बयान या फिर कोई ऐसा नेता सामने नहीं आया है कि इस पर कोई बोल सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी उनके सरकार के ऊपर कि जब 2020 से 22 तक, यानी 2020 में कोरोना फर्स्ट, 2021 कोरोना सेकेंड में जब लोग अपनी जिंदगियां बचा रहे थे, केंद्र सरकार लोगों की जिंदगियों के बारे में सोच रहे थे कि कैसे हम जिंदगी बचाएं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जो है वो अपने घर बना रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है। तो वहीं आज जब जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हर्षवर्धन जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दिल्ली के सीएम है वो अपना घर दिखाएं। अगर वो, उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल अगर नहीं दिखा सकते तो पैसे ले और अपना घर दिखाएं। ये लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली इकाई है वो साफ तौर पे कहा है कि ये आंदोलन, जो विशाल आंदोलन, लगातार चलता रहेगा। रजनीश, जैसा आपने जिक्र किया कि ये बात सच है कि जब कभी भी आरोप लगते हैं तो आम आदमी पार्टी जो है वो फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं करीब करीब 1 हफ्ते से अरविंद केजरीवाल जो है वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं। ऐसा लगता है कि इस वाले आरोप पर आम आदमी पार्टी बैकफुट पर चली गई है।
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अगर हम इतिहास की बात करें तो हर मुद्दे जो भी भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र हो या दिल्ली इकाई हो, वो अगर कोई मुद्दे लेकर भारतीय आम आदमी पार्टी या उसकी सरकार को लेकर आती है तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं या प्रवक्ता हैं या फिर जो भी लोग हैं वो सामने आके इसका जवाब देते हैं। लेकिन एक हफ्ते से अगर आप भी देखिए तो भारतीय जनता पार्टी जो भी मुद्दे उठा रही है, जैसे जो मुद्दे की बात हुई कि वो बंगला तोड़ के बंगला उनका बनाया जा रहा है, 45 करोड़ रुपए लगाया गया, पर्दे महंगे लगाए गए, टाइल्स मंगाए गए, इस चीज का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता इस पे कोई इस तरह सफाई नहीं दी है। सिलसिलेवार धरना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। रजनीश, क्या कार्यक्रम है, कब तक ये लोग धरना करेंगे और कब अपने इस धरना को खत्म करेंगे? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने साफ तौर पर कहा अभी ये कुछ खत्म करने का विचार नहीं है, क्योंकि ये इनसे जवाब मांगा गया है, अभी कोई तय नहीं है। लेकिन इतना जरूर उन्होंने कहा है कि हो सकता है 7 दिन, हो सकता है 10 दिन, हो सकता है उसके आगे तक भी धरना चलता रहे। और जब तक आम आदमी पार्टी या उनके मुख्यमंत्री इसका जवाब नहीं देते तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। लालचंद, और इस बीच में जिस तरह से इस मामले ने तूल पकड़ा है, उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से इसकी पूरी रिपोर्ट को सुरक्षित रखने की रखने का निर्देश दिया है और रिपोर्ट मंगाई है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से उपराज्यपाल पर हमला कर रही है, इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो मुश्किलों में घिरती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल लालचंद, अगर हम एलजी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें कि जब आम आदमी पार्टी ने जो खर्चे किए, यानी उनके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने बंगले पे जो पैसा खर्चा किया, उसको लेकर जब भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, उसको लेकर सफाई नहीं दे रही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब एलजी की नज़र में ये मामला पूरा आया कि इतना पैसा खर्चा हुआ, तो एलजी ने साफ तौर पे कहा है कि जो खर्चे हुए हैं उसके जो कागज़ हैं वो सुरक्षित रखा जाए, हमारे पास इसकी हमें जांच होगी, उसके बाद हम इसको देखेंगे। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें लालचंद, तो अभी तक कहीं कोई खुल के नहीं है, जो कि आम आदमी पार्टी हमेशा आक्रोशित रहती है, हर बात पे आगे आ जाती है, हर बात को आगे बताती है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो उसका जवाब देती है। लेकिन अगर इस मामले को देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता बोलने से एकदम बच रहा है। लालचंद, बिल्कुल, सारे के सारे नेता बच रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अभी तक पार्टी के ऊपर आरोप तो बहुत सारे लगे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर व्यक्तिगत रूप से जो ये आरोप लगा, इस पर कहीं ना कहीं बैकफुट पर आम आदमी पार्टी दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और अब बात करेंगे हम ऑपरेशन कावेरी, एक और बड़ी खबर की, जिसके तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी है। और इस अभियान के तहत अब तक करीब 2500 भारतीयों की सुरक्षित देश वापसी हो चुकी है। और इसी क्रम में जेद्दा से 186 भारतीयों को लेकर विमान कोच्चि पहुंचा। और भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक लगभग 3000 भारतीय सूडान से बाहर आ चुके हैं। पोर्ट सूडान से 122 भारतीयों को लेकर IAF C-130J विमान जेद्दा के लिए रवाना फिर से हो चुका है। और इस ऑपरेशन कावेरी पर लगातार नजर रख रही हैं हमारी संवाददाता मेघना देव, जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इसके बारे में और ज्यादा बात करने के लिए जानकारी दें। मेघना, करीब 3400 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था अपनी वापसी के लिए और करीब 2500 के आसपास अगर वापसी हो चुकी है, तो अब इसे माना जाए कि ऑपरेशन कावेरी अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है। अगर अंदाज़ा लगाएं लालचंद्र, तो ये हो सकता है कि ये तकरीबन आखिरी चरण हो ऑपरेशन कावेरी का, क्योंकि जो आंकड़े विदेश मंत्रालय ने दिए हैं कि तकरीबन 3000 लोगों को सूडान से बाहर निकाला जा चुका है और धीरे धीरे वहाँ से जेड्डा जो पहुँच रहे हैं वहाँ उनकी भी वापसी जो है भारत हो रही है धीरे धीरे। हमने देखा कई फ्लाइट्स बेंगलुरु, कोची, कई फ्लाइट्स नई दिल्ली भी आई हैं फ्लाइट्स, और उसके साथ ही वायुसेना के जो विमान हैं उसके द्वारा भी कई
लोग भारत वापस आए हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि कई लोग जो वापस आ रहे हैं, उन्होंने कहा है, जो खास तौर पर जो खार्तूम से जो बाहर निकलकर जो रेस्क्यू होके वहां से जो लोग भारत वापस पहुंचे हैं, उनका यही कहना है कि लोग अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, वहां पर कम लोग वहां पर मौजूद हैं। इंटरनली भी काफी लोग डिस्प्लेस हुए हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जहां पर कम गोलीबारी बमबारी हो रही है, उस जगह पर जाने के चक्कर में कई लोग इधर से उधर हुए हैं। उसके साथ ही कई अन्य देशों के भी लोग जो हैं वो अगर हम देखें तो बाउंड्रीज क्रॉस करके दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर रिफ्यूजी कैंप्स में जा रहे हैं। तो अगर हम देखें तो 3000 से अधिक लोगों को अभी सूडान से निकाला जा चुका है। तो अब ये कह सकते हैं कि अब ज़्यादा लंबा समय नहीं बचा है जब तकरीबन जितने भारतीय वापस आना चाहते हैं भारत, उन्हें सूडान से निकाल लिया जाएगा। मेघना, जिस तरह से कि ये ऑपरेशन कावेरी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि चाहे वहां पर संघर्ष विराम हुआ हो और उसके बाद जल मार्ग से पोर्ट से लाए गए, ऐसा लगता है कि सारा कुछ जो पूरी ऑपरेशन कावेरी है इसमें कहीं मुश्किलें सुनने को नहीं मिली, बिल्कुल एकदम स्मूथ ढंग से ये ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, जिस समय से अगर हम कहें जो लड़ाई है वो इंटेंसिफाई हो गई, काफ़ी ज़्यादा गोलीबारी बमबारी होने लगी, लूटपाट भी होने लगी, तो तब से जो एम्बेसी है खार्तूम में, भारतीय एम्बेसी जो खार्तूम में थी, उसने एडवाइजरीज जारी करना शुरू कर दिया था, प्रिकॉशनरी एडवाइजरीज भी जारी की थी। उसके बाद हमने ये देखा कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए, जो यहाँ पर इवैक्यूएट होकर जो लोग आए हैं उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए, उस जरिए से लगातार टैब रखा जा रहा था कि कहाँ कहाँ लोग हैं, उन्हें कब निकलना है, कब पोर्ट की तरफ जाना है, कितने बजे वहां से जो जहाज है वो निकलेंगे। तो ये एक पूरा अगर हम देखें तो इवैक्यूएशन मिशन है, उसको पूरा एक प्रोसीजर के तहत, एक पूरी प्रक्रिया के तहत इसको अंजाम दिया गया, जिसके कारण है कि इतने ज्यादा भारतीयों को सूडान से ऐसी परिस्थितियों में बाहर निकाला जा सका। दूसरी बात यहाँ पर यह भी हम देख रहे हैं क्योंकि 15 दिन हो गए हैं, तकरीबन 15 अप्रैल से ये जो वायलेंस है ये इंटेंसिफाई हो गया था। उसके बाद से अगर हम देखें तो 15 दिन हो गए हैं, वहां पर भी जो परिस्थिति है काफी ज्यादा, अगर हम देखें हॉस्पिटल्स की जो परिस्थिति है काफी ज्यादा चरमरा गई है। वहाँ पर जो मेडिकल सप्लाईज हैं या मेडिकल असिस्टेंस है वो ख़त्म होने की कगार पर है, परिस्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई है और ऐसे में दूसरे देश भी कोशिश कर रहे हैं इवैक्यूएशन मिशंस को अंजाम देने की। अगर हम यूके की ही बात करें, तकरीबन 2100 से अधिक लोगों को यूके ने भी इवैक्यूएट किया है सूडान से। तो कई अलग अलग देशों के भी जो रेस्क्यू मिशंस हैं वो चल रहे हैं, लेकिन भारत ने जितनी बड़ी संख्या में लोगों को पोर्ट से वहाँ से जेड्डा लेकर आए, वहाँ से लगातार फ्लाइट्स जो हैं वो आ रही हैं और उसके लगातार अपडेट्स भी लोगों को दिए जा रहे हैं। और कई लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि वहां पर उन्हें खाना खाने की दिक्कत थी, वहां पे उनको पानी नहीं मिल रहा था, उनके घरों में लोग घुस के लूटपाट तक हुई है। तो ऐसे कई जो वाकये हैं वो सामने भी आए हैं, लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई है। और ऐसी परिस्थितियों में जब वो वापस यहाँ पे बचकर आए हैं तो बेशक राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन वो जरूर ये बात बता रहे हैं कि वहां पर जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, वो बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। करीब 3,500 लोग मान लेते हैं भारत के, जिन्होंने कि जो वहां पर थे। अब वापसी आने के बाद जाहिर सी बात है कि वो सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो थे मेघना, मोटे तौर पर कौन से इलाके के थे भारत की तरफ से और क्या काम करने के लिए सूडान, ज़्यादातर लोग किस तरह के थे? देखिए, काफ़ी ज़्यादा लोग जो वहाँ पर हैं वो मजदूरी करने के लिए वहाँ गए थे, क्या अन्य और कितने लोगों को वहाँ पर काम करने के लिए ले जाया गया था। लेकिन अगर हम देखें तो कई लोग उत्तर प्रदेश से भी थे और काफ़ी ज़्यादा लोग अगर हम देखें तो दक्षिण भारत के नज़र आए, जितने, क्योंकि कई फ्लाइट्स कोची और बेंगलुरु भी गई हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग कोची और बेंगलुरु गए हैं। अगर हम कर्नाटका और मतलब ये जगहों से, दक्षिण भारत से काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग सूडान में थे। तो वो इवैक्यूएशन से पता चल रहा है कि इतने ज्यादा लोग वहां पर थे। हालांकि एम्बेसीज जो हैं, कई जगहों की जो हमारी जो भारतीय एम्बेसी है किसी भी देश में हो, उसका ये हमेशा से एक प्रोटोकॉल रहता है कि आप अगर यहाँ आए हैं तो अपना जो डेटा है वो दें, ताकि एम्बेसी को ये बात पता हो कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कितने भारतीय हैं जो इस देश में रह रहे हैं, इस शहर में रह रहे हैं। तो ये पहले से ही प्रक्रिया जो हमने देखा जब ऑपरेशन गंगा चला था यूक्रेन से भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के लिए, तो भी ये डेटा
काम आया था। और इस बार भी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं, जिस तरह के डेटा एम्बेसी के पास मौजूद था, क्योंकि एम्बेसी के अंदर कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। भारतीय एम्बेसी जो है खार्तूम में एयरपोर्ट के पास में ही स्थित है जी। अगर हम कहें तो एकदम सामने ही स्थित है, जिसके कारण वहां पर, और जिस दिन ये लड़ाई एस्केलेट हुई थी उस दिन अगर हम देखें तो उस दिन उसके 1-2 दिन पहले तक हॉलिडे था, जिसके कारण कई एम्बेसी के अधिकारी अपने अपने घरों में थे और घरों से ही कई एम्बेसी के अधिकारी पूरे जो ऑपरेशन है और जो पूरे जो इवैक्यूएशन मिशन चला है उसके पूरे प्रोसेस को निगरानी रखे हुए थे और लोगों से लगातार संपर्क में थे, जिसके कारण इतनी भारी संख्या में लोगों को अभी तक इवैक्यूएट किया जा चुका है और बिल्कुल सफलतापूर्वक इवैक्यूएट किया गया है। और जैसा मैंने कहा कि ऑपरेशन कावेरी लगता है बहुत ही स्मूथ ढंग से चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना आपका जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ खबर पर नजर में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।